चार्ल्स डुइक की बुक द पावर ऑफ हैबिट का पार्ट 1, जिसे हम द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, हमारी लाइफ की सबसे बेसिक और पावरफुल यूनिट आदतों पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। अगर आप इसकी ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो ये सेक्शन आपको ये एहसास दिलाएगा कि हमारा लगभग 40% से 50% दिन कंट्रोल में नहीं बल्कि ऑटो पायलट पर होता है। बुक शुरू होती है ये बताते हुए कि हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी सेव करने के तरीके ढूंढता रहता है। इस प्रोसेस को साइंस में चंकिंग कहते हैं। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो दिमाग उस पूरे बिहेवियर को एक चंक में बदल देता है और उसे बैकग्राउंड में डाल देता है। इसका सबसे बड़ा टूल है द हैबिट लूप, जिसके 3 बड़े पिलर्स हैं। फर्स्ट, द क्यू मतलब इशारा। ये एक ट्रिगर है जो दिमाग को बताता है कि अब ऑटोमेटिक मोड में जाना है। ये किसी की खुशबू हो सकती है, कोई इमोशनल फीलिंग जैसे लोनलीनेस या कोई फिक्स टाइम। सेकंड, द रूटीन। ये वो एक्शन हैं जो हम करते हैं, जैसे फ़ोन उठाना, सिगरेट पीना या एक्सरसाइज करना। थर्ड, द रिवॉर्ड। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। ये दिमाग को प्लेजर या रिलीफ देता है, जिससे दिमाग को लगता है कि ये लूप फ्यूचर के लिए याद रखना चाहिए। ऑडियो बुक में दुहिग यूगेन पॉली के एग्जाम्पल देते हैं, जिसका दिमाग एक बीमारी की वजह से नई चीज़ें याद नहीं रख सकता था, लेकिन वो अपने घर के आसपास वॉक करके वापस आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट उसके दिमाग के एक पुराने हिस्से मतलब बेसल गैंग्लिया में स्टोर थी, जिससे मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। इस बुक का दूसरा बड़ा चैप्टर क्रेविंग्स पर फोकस करता है। डुहिक कहते हैं कि सिर्फ लूप होने से आदत नहीं बनती, हैबिट तब बनती है जब हमारा दिमाग रिवॉर्ड मिलने से पहले ही उसे एंटिसिपेट करने लगता है। इसे समझने के लिए उन्होंने क्लॉड हॉपकिंस का किस्सा सुनाया है, जिन्होंने अमेरिका में पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बेचकर टूथ ब्रशिंग की आदत डाली थी। हॉपकिंस ने लोगों को एक क्यू दिया, दांतों पर जमने वाली फिल्मी लेयर। उन्होंने रिवॉर्ड दिया, एक ठंडी झंझनाहट वाली फीलिंग, टिंगलिंग सेंसेशन। असल में वो टिंगलिंग सेंसेशन दांत साफ करने के लिए ज़रूरी नहीं थी, लेकिन लोगों को उसकी क्रेविंग होने लगी। जब तक वो ठंडक नहीं मिलती थी, लोगों को लगता था उनके दांत साफ नहीं हैं। यही वजह है कि आज हर टूथपेस्ट में मिंट होता है। आपकी हर हैबिट के पीछे एक ऐसी क्रेविंग छुपी होती है। जब आप फ़ोन की बेल सुनते हैं तो आपका दिमाग में एक छोटी सी बेचैनी होती है, क्रेविंग, और जब आप मैसेज देखते हैं तो रिवॉर्ड, तो वो शांत होती है। इस पार्ट का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है कि पुरानी हैबिट कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा आपके दिमाग के कॉर्नर्स में छुपी रहती है। इसलिए आदत को डिलीट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। दुहिग इसे गोल्डन रूल कहते हैं, कीप द क्यू, कीप द रिवॉर्ड बट चेंज द रूटीन। अगर आपको स्ट्रेस होता है और आप स्मोकिंग करते हैं ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले, तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपको स्ट्रेस के वक्त कोई और ऐसी चीज़ करनी होगी जो वही सेम रिलैक्सेशन का रिवॉर्ड दे सके, जैसे 5 मिनट की वॉक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऑडियो बुक में अल्कोहलिक एनोनिमस का एग्जाम्पल दिया गया है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि वो शराबी को सेम रिवॉर्ड देता है, सोशल सपोर्ट और रिलैक्सेशन, जो उसे शराब से मिलता है, लेकिन रूटीन बदल कर शेयरिंग और मीटिंग कर देता है। दुहिक पार्ट 1 के आखिर में बताते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो हैबिट चेंज को परमानेंट बनाता है वो है बिलीफ। रिसर्च बताती है कि जब लाइफ में कोई बड़ा स्ट्रेस आता है, जैसे किसी की डेथ या जॉब लॉस, तो लोग पुरानी बुरी आदतों पर वापस चले जाते हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ वही लोग बचे रहते हैं जिन्हें ये विश्वास होता है कि मैं बदल सकता हूँ। ये बिलीफ अक्सर एक कम्युनिटी या ग्रुप से आता है। जब आप देखते हैं कि आपके जैसे 10 और लोग भी चेंज हो रहे हैं, तो आपका दिमाग मान लेता है कि चेंज मुमकिन है। ये पार्ट हमें समझाता है कि हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं। अगर हम अपने क्यूज़ को पहचान लें और अपनी क्रेविंग्स को समझ लें और अपने रिवॉर्ड्स को एनालाइज करें, तो हम किसी भी आदत का नया लूप तैयार कर सकते हैं। हैबिट बदलना कोई विल पावर का जादू नहीं, बल्कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। चार्ल्स दुहिग की बुक का पार्ट 2 हमें बताता है कि कैसे बड़ी कंपनीज और सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हर एक आदत को नहीं बदलते, बल्कि सिर्फ उन हैबिट्स पर फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा असरदार होती है। इस सेक्शन में की स्टोन हैबिट्स, स्मॉल विंस और विल पावर के कंसेप्ट को हम समझेंगे। दोहिक कहते हैं कि हर आदत बराबर नहीं होती। कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें बदलने से हमारी पूरी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इन्हें की स्टोन हैबिट्स कहा जाता है। जैसे एक आर्क
में सबसे ऊपर का पत्थर बाकी सारे पत्थरों को अपनी जगह पर होल्ड करके रखता है, वैसे ही ये हैबिट्स हमारी लाइफ के बेस होती है। अगर आप एक की स्टोन हैबिट को सही कर लेते हैं तो बाकी की अच्छी आदतें खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, मतलब की स्टोन हैबिट, वो धीरे धीरे बेहतर खाना खाने लगते हैं, काम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, स्मोकिंग कम कर देते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम करने लगते हैं। उन्होंने ये सब बदलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक्सरसाइज की हैबिट ने उनके दिमाग को डिसिप्लिन का चस्का लगा दिया। पार्ट 2 का सबसे फेमस किस्सा अल्कोआ मतलब एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका का है। 1987 में जब पॉल ओनील सीईओ बने तो इन्वेस्टर्स को लगा वो प्रॉफिट्स और इफ़िशिएंसी की बात करेंगे, लेकिन ओनील ने कहा मेरा एक ही गोल है, अल्कोआ को अमेरिका की सबसे सेफ कंपनी बनाना। इन्वेस्टर को लगा वो पागल हो गए हैं, उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, लेकिन ओनील को पता था कि वर्कर सेफ्टी एक की स्टोन हैबिट है। सेफ्टी बेहतर करने के लिए हर एक्सीडेंट की रिपोर्ट 24 घंटे में सीईओ तक पहुंचनी ज़रूरी थी। इसके लिए मैनेजर्स को अपने वर्कर्स से बात करनी पड़ी। बेटर कम्युनिकेशन हो गया, वर्कर्स को बताना पड़ा कि मशीन में क्या खराबी है, इफिशिएंसी। रिजल्ट ये हुआ कि अल्कोआ का प्रॉफिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि सेफ्टी की आदत ने पूरे सिस्टम की खराबियों को दूर कर दिया। की स्टोन हैबिट्स कैसे काम करती है? इनका सबसे बड़ा हथियार है स्मॉल विन। दोहिक समझते हैं कि जब हम कोई छोटा सा काम सक्सेसफुली करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फीलिंग आती है कि अगली चीज भी मुमकिन है। स्मॉल विन्स हमारे दिमाग को ट्रेन करती है कि बदलाव डरावना नहीं है। जब आप सुबह उठकर अपने बेड ठीक करते हैं तो वो एक स्मॉल विन है। वो आपको महसूस कराती है कि आपका अपना दिन पर कंट्रोल है। ये छोटी छोटी जीत जमा होकर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। दोहिक विल पावर को एक मसल की तरह ट्रीट करते हैं। फर्स्ट, विल पावर एक्सरसाइज। जैसे जिम जाने से मसल बनता है, वैसे ही मुश्किल काम जैसे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना या गुस्से पर काबू पाना विल पावर बढ़ती है। सेकेंड, डिसीजन फैटिग। लेकिन जैसे मसल्स थक जाता है वैसे ही विल पावर भी थक जाता है। अगर आपने दिन भर बहुत ज़्यादा मेंटल महसूस किया है तो शाम को आपकी विल पावर कम हो जाएगी और आप जंक फूड या पुरानी बुरी आदतों की तरफ झुक जाएंगे। स्टारबक्स का फॉर्मूला। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉय को विल पावर की ट्रेनिंग देते हैं। वो उन्हें सिखाते हैं कि जब कोई गुस्सा वाला कस्टमर चिल्लाए तो उनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। वो इफ़ देन प्लान्स बनाते हैं। अगर कस्टमर चिल्ला रहा है तो मैं उसे स्माइल करके कंपनसेशन दूंगा। इससे एम्प्लॉयज़ को प्रेशर में सोचना नहीं पड़ता, उनका विल पावर मसल ऑटोमेटिक काम करता है। पार्ट 2 का आखिरी लेसन ये है कि एक अच्छा लीडर कभी भी क्राइसिस को वेस्ट नहीं होने देता। कई बार बड़ी कंपनीज तभी बदलती हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया गया जहां गलत ऑपरेशन की वजह से मौत हो गई थी। उस क्राइसिस के बाद ही वहां के डॉक्टर्स ने अपने ईगो को साइड में रखकर चेकलिस्ट फॉलो करने की हैबिट डाली। क्राइसिस लोगों को नए पैटर्न और कीस्टोन हैबिट्स अपनाने के लिए तैयार कर देता है। अगर आप अपनी लाइफ या ऑर्गेनाइजेशन बदलना चाहते हैं तो हर चीज़ को एक साथ मत छेड़िए। एक ऐसी कीस्टोन हैबिट ढूंढिए जो स्मॉल विंस क्रिएट करे। अपने विल पावर को एक मसल की तरह ट्रेन कीजिए और मुश्किल वक्त के लिए पहले से प्लान तैयार रखिए। चार्ल्स डुही की बुक का पार्ट 3 फोकस करता है सोसाइटीज़ पर, यानी कैसे आदतें इंडिविजुअल लेवल से निकलकर पूरे शहर, कम्युनिटी या मूवमेंट को बदल देती है। ये सेक्शन हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा चेंज सिर्फ एक लीडर की वजह से नहीं आता, बल्कि सोशल हैबिट के नेटवर्क की वजह से आता है। दोही कहते हैं कि कोई भी सोशल मूवमेंट, चाहे वो इंडिया की आज़ादी हो या अमेरिका का सिविल राइट मूवमेंट, वो 3 स्टेजेस में काम करता है। ये स्टेजेस सोशल हैबिट्स के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट, स्टेज 1 स्ट्रॉन्ग टाइज। शुरुआत दोस्तों और परिवार के बीच के गहरे रिश्तों से होती है। सेकेंड, स्टेज 2 वीक टाइज मतलब कमज़ोर रिश्ते। मूवमेंट तब स्प्रेड होता है जब वीक टाइज मतलब एक्वेंटेंसेस या जान पहचान वाले इसमें जुड़ते हैं। थर्ड, स्टेज 3 न्यू हैबिट। फाइनली लीडर लोगों को नई आदतें देते हैं जो उन्हें एक नई आइडेंटिटी महसूस कराती है और मूवमेंट को सेल्फ सस्टेनिंग बनाती है। इस पार्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोजा पार्क्स का है। 1955 में रोजा पार्क्स ने अल्बामा की एक बस में अपनी सीट एक वाइट पर्सन को देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दुहिग एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखते हैं। रोजा पार्क्स से पहले भी कई लोगों ने सीट देने से मना किया था, अब वो भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन तब कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। रोजा पार्क्स के वक्त ही क्यों हुआ?
इसका जवाब था रोज़ा पार्क्स की सोशल हैबिट्स। वो कम्युनिटी में बहुत एक्टिव थी, वो चर्च की मेंबर थी, एक सीमस्ट्रेस थी और उनके दोस्त हर तबके में थे। स्ट्रॉन्ग टाइज का असर, जब वो अरेस्ट हुई तो उनके क्लोज फ्रेंड्स ने तुरंत बायकॉट ऑर्गेनाइज किया। द पावर ऑफ वीक टाइज, यहाँ दुहिक मार्क ग्रैनोफ्टर की थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज को एक्सप्लेन करती हैं। हमारे गहरे दोस्त तो हमारी मदद करते ही हैं, लेकिन मूवमेंट तब फेल होता है जब वीक टाइज, वो लोग जिन्हें हम सिर्फ थोड़ा बहुत जानते हैं, प्रेशर फील करते हैं। मोंटगोमरी में लोग एक दूसरे को जानते थे और उनकी सोशल हैबिट थी एक दूसरे का साथ देना। अगर कोई बायकॉट ज्वाइन नहीं करता तो उसे कम्युनिटी में शर्मिंदगी महसूस होती। ये पीयर प्रेशर ही सोशल हैबिट है जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। पार्ट 3 में एक और एग्जांपल सैडल बैक चर्च का है। रिक वॉरेन ने एक छोटे से चर्च को दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कैसे बनाया। उन्होंने रिलीजन को एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बजाय डेली हैबिट में बदल दिया। उन्होंने लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलने की आदत डाली। इन ग्रुप्स में लोग एक दूसरे के साथ बैठते, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते और एक दूसरे की हेल्प करते। ये स्मॉल ग्रुप हैबिट्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि लोगों को चर्च जाने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। जब कोई चीज सोशल हैबिट बन जाती है तो वो किसी लीडर के बिना भी चलती रहती है। पार्ट 3 का एंड में दो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक टच करते हैं, क्या हम अपनी हैबिट के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने 2 केस स्टडीज शेयर की। फर्स्ट, एंगी बैचमैन, एक औरत जिसने गैम्बलिंग की आदत में अपना घर और करोड़ रुपए गंवा दिए। उसने कैसीनो पर केस किया कि उन्होंने उसकी आदत का फ़ायदा उठाया। सेकंड, ब्रायन थॉमस, एक आदमी जिसने नींद में अपनी पत्नी का गला घोट दिया। कोर्ट ने ब्रायन थॉमस को भी गुनाह करार दिया क्योंकि उसका दिमाग स्लीप टेरर के लूप में था और उसका कॉन्शियस दिमाग स्विच ऑफ था। लेकिन एंगी बैकमैन को कोई राहत नहीं मिली। दुहिक का आर्गुमेंट ये है, जब आपको पता चल जाए कि आपका हैबिट लूप क्या है तो आपके पास फ्री विल वापस आ जाती है। अगर आपको पता है कि कैसीनो की लाइट और फ्री ड्रिंक्स आपके लिए क्यों हैं, तो वहां जाना या ना जाना आपका फैसला है। एक बार हैबिट की अवेयरनेस हो जाए तो उसे बदलने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बुक का फाइनल मैसेज ये है कि हैबिट्स डेस्टिनी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का पैटर्न्स हैं जो वक्त के साथ पक्के हो गए हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो अपने हैबिट लूप को एनालाइज कीजिए। अगर आप एक लीडर हैं तो की स्टोन हैबिट्स और स्मॉल विंस पर फोकस कीजिए। अगर आप सोसाइटी बदलना चाहते हैं तो सोशल नेटवर्क और पीयर प्रेशर के सही इस्तेमाल कीजिए। हैबिट्स आर पावरफुल बट दे आर ऑल्सो डेलिकेट, दे कैन बी ब्रोकन एंड दे कैन बी रीमेड। पार्ट 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सिखाता है कि ऊपर दी गई सारी थ्योरी को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। चलिए अपनी किसी भी आदत को बदलने का ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको उस बिहेवियर या काम पर ध्यान देना है जिसे आप बदलना चाहते हैं। यह आपके हैबिट लूप का सबसे ऑब्वियस हिस्सा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको आदत है कि हर दोपहर 3 बजे आप कैफेटेरिया जाते हैं, एक चॉकलेट कुकी खरीदते हैं और दोस्तों के साथ बैठकर उसे खाते हैं। यहाँ आपकी रूटीन है, सीट से उठना, कैफेटेरिया जाना और कुकी खाना। इस रूटीन को बदलने के लिए पहले इसे लिख लीजिए ताकि आप कॉन्शियस हो सकें कि आप असल में कर क्या रहे हैं। स्टेप 2, रिवॉर्ड्स बहुत ट्रिकी होते हैं। हम चॉकलेट कुकी इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें चॉकलेट कुकी पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग किसी और चीज़ की क्रेविंग कर रहा है। क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको एनर्जी बूस्ट चाहिए? या क्या आप सिर्फ बोर्डम से ब्रेक चाहते हैं? इसका पता लगाने के लिए अगले 3-4 दिन तक हर बार जब आपको कुकी खाने का मन करे तो अपनी रूटीन बदल कर देखिए। डे 1, कैफेटेरिया जाने के बजाय बाहर एक छोटी वॉक पर जाइए। डे 2, कैफेटेरिया जाइए लेकिन कुकी के बजाय एक एप्पल खरीद कर खाइए। डे 3, कैफेटेरिया जाने के बजाय अपने किसी फ्रेंड के डेस्क पर जाकर 5 मिनट बात कीजिए। हर बार एक्सपेरिमेंट के बाद 15 मिनट वेट करें। अगर 15 मिनट बाद भी आपको कुकी खाने की तड़प हो रही है तो इसका मतलब वॉक या एप्पल आपका रियल रिवॉर्ड नहीं था। लेकिन अगर दोस्त से बात करने के बाद आपकी क्रेविंग खत्म हो गई तो इसका मतलब आपका असली रिवॉर्ड सोशल इंटरेक्शन था, कुकी नहीं। स्टेप 3, क्यूज वो ट्रिगर होते हैं जो हमारी आदत को स्टार्ट करते हैं। साइंस के मुताबिक लगभग सारे क्यूज नीचे दी गई 5 कैटेगरीज में आते हैं। जब आपको आदत की तलब लगे तो तुरंत ये 5 चीजें नोट कीजिए। फर्स्ट, लोकेशन, आप कहाँ हैं, जैसे कि ऑफिस, डेस्क पर। सेकेंड, टाइम, कितने बजे हैं, एग्जाम्पल दोपहर के 3:15। थर्ड, इमोशनल स्टेट, आप कैसा फील कर रहे हैं, जैसे कि बोर हो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ, अदर पीपल,
आपके साथ और कौन है। फिफ्थ, इमिडिएटली प्रीसीडिंग एक्शन, आपने अभी अभी क्या किया, जैसे कि एक बोरिंग फाइल चेक की। जब आप 3-4 बार ऐसा करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। हो सकता है कि हर बार 3 और 3:30 के बीच की आपको कुकी की याद आती है। इसका मतलब आपका क्यू टाइम है, भूख नहीं। स्टेप 4, अब जब आपको अपना क्यू मतलब टाइम, 3:30, रूटीन, कुकी और रिवॉर्ड, सोशल ब्रेक पता चल गया है, तो आप इस आदत को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपको एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन प्लान लिखना होगा। हर दोपहर 3:30 बजे मैं अपने दोस्त की डेस्क पर जाऊंगा और 10 मिनट बात करूंगा ताकि मुझे ब्रेक मिल सके। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग पुरानी रूटीन की तरफ भागेगा, लेकिन जब आप इस नए प्लान को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग एक नया ऑटोमेटिक लूप बना लेगा। पार्ट 4 का फाइनल लेसन, द माइंडसेट। दोहिक पार्ट 4 के एंड में कहते हैं कि आदत बदलना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। जब तक आपको अपने क्यूज़ और रिवॉर्ड्स का पता नहीं है, आप अपनी आदतों के गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही आप इन तीनों हिस्सों जैसे क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड को समझ लेते हैं, तो आपके पास उन्हें बदलने की पावर आ जाती है। चार्ल्स डुहिक की ये बुक हमें सिखाती है कि हमारा फ्यूचर हमारी आदतों से बनता है और हमारी आदतें हमारी नॉलेज से बदली जा सकती हैं। धन्यवाद।